वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे ब्रीथिंग के बारे में। हमने रिस्पिरेशन देख लिया था। रिस्पिरेशन में हमने देखा था एरोबिक रिस्पिरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन में हमने जो देखा वो देखा था कि कैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और एनारोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन नहीं होता है और ऑक्सीजन जो होता है एब्सेंस होता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे ब्रीथिंग का, लेकिन टर्म रिस्पिरेशन ही लिखा हुआ है, लेकिन है मैकेनिज्म ब्रीथिंग का। ब्रीथिंग का मतलब गैसियस एक्सचेंज ऑफ गैसियस आर कॉल्ड ब्रीथिंग। जैसे कि आप इंस्पायरेशन कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इंस्पायरेशन इनटेक कर रहे हैं, गैसेस अंदर ले रहे हैं, उसको इंस्पायरेशन बोलेंगे या इनटेक बोलेंगे, ठीक है। गैसेस बाहर निकलेगा तो उसको आउटटेक बोलेंगे, ठीक है ना। तो आउटटेक बोलेंगे या एक्सहेल बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है इसी को ब्रीथिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज आप बात करेंगे मोड ऑफ रिस्पिरेशन का, यानी ब्रीथिंग ही मानिए, ब्रीथिंग है, लेकिन रिस्पिरेशन वर्ड थोड़ा सा क्या कहते हैं कि सेंटेंस को अच्छा बनाता है, ठीक है ना। तो रिस्पिरेशन अगर यानी ब्रीथिंग थ्रू अगर स्किन से ब्रीथिंग हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज स्किन से हो रहा है, तो वैसे को बोलते हैं क्यूटिकुलर रिस्पिरेशन। क्यूटिकुलर रिस्पिरेशन तो अगर स्किन से हो रहा है, स्किन से ही गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, स्किन से ही गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? क्यूटिकुलर रिस्पिरेशन। जैसे अमीबा में, ठीक है ना। तो अमीबा क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो अमीबा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें बस एक ही सेल से बना हुआ है, तो एक ही सेल से बना हुआ है तो उसमें डायरेक्ट गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। तो वैसे को बोला, क्या बोला? क्यूटिकुलर रिस्पिरेशन। थ्रू गिल्स, गिल से जो रिस्पिरेशन होता है, गिल से रिस्पिरेशन जो होता है वो किस में होता है? जब गिल से रिस्पिरेशन होगा तो उसको बोलेंगे ब्रोंकियल रिस्पिरेशन, ठीक है ना। तो ऐसे एक फिश, मछली में जो होता है गिल्स होता है। मछली में क्या होता है? ये मान लो फिश है बाबू, ये फिश है, तो इसमें यहाँ पे होता है गिल्स। तो ये गिल्स में क्या होता है? ये रेड कलर का आपको दिखा होगा, फ्लावर की तरह होता है। तो ये जो ये रेड कलर का होता है, इसी में क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं। जब वाटर का करंट, वाटर फ्लो इधर जाता है, तो वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, मछली जो पानी लेती है, तो वो जो पानी पीती नहीं है, मछली जल की रानी है ना, तो मछली जल की रानी जो है, वो रानी जो है पेट पानी पीने के लिए नहीं ले रही, मतलब पेट भरने के लिए। वो पानी गैसियस यानी डिजोल्व ऑक्सीजन जो है पानी में, डिजोल्व ऑक्सीजन जो है पानी में, वो O2 को क्या करता है? O2 को उससे खींच लेता, अट्रैक्ट कर लेता है। तो वो खींचता कौन है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ब्लड है, तो ब्लड का कलर, आरबीसी का कलर रेड क्यों है? तो आरबीसी का कलर रेड इसलिए है क्योंकि उसमें क्या है? हीमोग्लोबिन है। रेड ब्लड सेल में क्या है? हीमोग्लोबिन है। तो इसका जो ब्लड है उसमें भी ये लाल कलर का आपको दिखता है ना गिल्स, तो ये इसमें आरबीसी है। तो वो क्या करेगा? आरबीसी O2 को ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा, उसके साथ बाइंड कर लेगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेगा, CO2 के साथ भी बाइंड करता है, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन जो उसमें वो ट्रैप कर लिया, उससे उसके ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, फिर वो अपना रिस्पिरेशन करेगा, ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को यूज करेगा और अपना एटीपी बनाएगा, ठीक है ना। थ्रू ट्रेकिया। अब ट्रेकिया में कैसे रिस्पिरेशन होता है? तो वैसे को बोलते हैं ट्रेकियल रिस्पिरेशन। तो ट्रेकिया किसमें? कॉकरोच में, इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स में और कॉकरोच में क्या होता है? एक पाइप है जिसको ट्रेकिया बोल रहे हैं, इसी ट्रेकिया में ही रिस्पिरेशन हो जाता है, इसी ट्रेकिया में ही गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू किसमें रिस्पिरेशन होता है? उसको जब लंग्स के थ्रू रिस्पिरेशन होगा तो उसको बोलेंगे पल्मोनरी रिस्पिरेशन। तो ह्यूमन में जो है क्या होगा? ह्यूमन में पल्मोनरी रिस्पिरेशन होगा। तो लैंड, अब जैसे ह्यूमन हो गया, एनिमल में जैसे आप देख रहे हैं लायन हो गया, टाइगर हो गया, काऊ हो गया, हैन हो गया, तो इन सब में कैसा होगा? ये जो रिस्पिरेशन करेंगे ये पल्मोनरी करेंगे, इसमें लंग्स होते हैं, ठीक है। लंग्स वर्ड, जो लंग्स के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है प्लूरल, ठीक है। तो वही प्लूरल से पल्मोनरी, प्लूरो पल्मोनरी,
ठीक है ना। तो पल्मोनरी रिस्पिरेशन वो हो गया। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रिस्पिरेटरी के क्या, रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं, ब्रीथिंग ऑर्गन जो होता है, वो ऑर्गन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है देखते हैं। इट मस्ट बी मोइस्ट, वो जो होता है उसमें नमी होती है, मोइस्ट होता है। आई बात समझ में? मोइस्ट होता है, नमी इसलिए होता है बाबू, जब अगर गैसियस इनटेक किया जाएगा तो उसमें मॉइस्चराइजर जो होगा वो क्या करेगा, अगर गर्मी का टाइम है तो बहुत गर्म हवा, बहुत गर्म गैसियस जाएगा, तो उसको क्या करेगा, उसको कूलिंग करेगा, उस एयर को ठंडा करेगा, ठीक है ना। अगर क्या ठंडी का टाइम है, बहुत ठंडा हवा जाएगा, तो वो क्या करेगा, हमारा ट्रेकिया सिस्टम उसको गर्म करेगा, वार्म करेगा। तो वो मोइस्ट की वजह से ये होता है। और मोइस्ट की वजह से एक और चीज होता है, डस्ट पार्टिकल जो होते हैं एयर में, वो डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं ट्रेकिया में, और वहां से फिर सीलिया उसको बाहर निकलता है, फिर हम उसको थूकते हैं, ठीक है ना, कफ जो निकलता है। तो वो जो डस्ट पार्टिकल होता है वो क्या करता है, उसको डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालता है। कौन? ये मोइस्ट की वजह से। मोइस्ट की वजह से क्या होता है, ट्रेकिया के ट्रैक जो होता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक, उस ट्रैक में डस्ट वगैरह, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह चिपक जाते हैं। इट मस्ट बी थिन। अच्छा, ट्रेकिया ये जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो थिन भी होगा। वो थिन इसलिए होगा ताकि सिंपली आसानी से इसमें गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। अब जैसे ये वेन है, ठीक है ना, अब इसमें ऑक्सीजन इसको जाना है, तो ये थिन होगा तब न जाएगा, ये थिन होगा तब न जाएगा, ठीक है, ये थिन होगा तब न जाएगा। अगर थिक होता, मोटा होगा, ऐसे थिक होगा, तो गैसेस को एक्सचेंज करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो वो रिस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है वो थिन भी होता है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन। इट मस्ट हैव लार्ज सरफेस एरिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, इसके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है। इसका सरफेस एरिया देखो यहाँ, अगर मान लो इतना सही मैं इस तरह बना देता तो ये लार्ज होता, लेकिन वो इस तरह से सरफेस एरिया को लार्ज कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि ज्यादा ये सरफेस एरिया में आसानी से ऑक्सीजन जा सके। आई बात समझ में? आसानी से ऑक्सीजन जा सके, तो इसलिए इसको क्या कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो सके, तो इसलिए उसका सरफेस एरिया जो होता है काफी लार्ज होता है, ठीक है। इट मस्ट बी हाईली वस्कुलर। वस्कुलर मतलब होता है जब जहां पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा। ये जैसे वेन हो गया हमारा, ये हमारे जैसे वेन हो गया, इस वेन के अंदर क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज्यादा होगा, तो वैसा वस्कुलर सिस्टम वहां पे प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करना है ना, तो ब्लड ही ऑक्सीजन को कैरी करेगा, तो वस्कुलर रहेगा। इट मस्ट बी हाईली परमेबल। परमेबल मतलब जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये इम्परमेबल है, इधर से कुछ भी जाएगा तो उस साइड नहीं जा सकता, क्योंकि ये इम्परमेबल है। परमेबल मतलब इस साइड से उस साइड चीजें आसानी से जा सके। तो गैसियस क्या होगा, इस साइड से उस साइड जाएगा, तो ये परमेबल होगा, ठीक है ना, तो ये परमेबल होगा, ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में? अब मैं आगे बात करूंगा रिस्पिरेशन पे, और आगे बात करता हूँ। जब तक आप इसको नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होगी बाबू वो कमेंट में लिखना है, ठीक है ना। कमेंट में लिखना है आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो अब इसको मैं रेस करता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। ह्यूमन में रिस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है। तो ह्यूमन में रिस्पिरेटरी सिस्टम को जानने के लिए तो ये पहले ये वर्ड देख लेते हैं, मैन शो पल्मोनरी रिस्पिरेशन। अभी बताया था मैंने, मैन जो है, ह्यूमन जो है, कैसा रिस्पिरेशन, जो लैंड वाले एनिमल है वो कैसे करते हैं, वो पल्मोनरी रिस्पिरेशन करते हैं। मैंने कहा था ना, पल्मोनरी वर्ड लंग्स के लिए आया। तो अब बात करते हैं, थोड़ा सा इधर देख लीजिए, मैंने फिगर बनाया आपके लिए। तो ये आपका क्या हो गया अच्छा ये देखो, द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड्स क्या क्या है, नोस्ट्रिल है, नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है। अच्छा, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। लैरिंग्स को क्या बोला जाएगा, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोला जाएगा। लैरिंग्स को क्या बोला जाएगा, वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, जो बोलना है आप बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रेकिया उसके बाद आता है, उसके बाद ब्रोंकाई आता है, ब्रोंक्यूल्स आता है, एल्वुलाई आता है, ठीक है। सबको ब्रीफली पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये टर्म्स हमने देख लिया। अब नोस्ट्रिल क्या है, ये जो ओपनिंग है नोज का हमारा, ये नाक का जो ओपनिंग है, एक ये दो है,
हमारे पास कितने नोस्ट्रिल है? 2। ये ओपनिंग को बोला नोस्ट्रिल, ये जो ओपनिंग है यहाँ पे इसी को बोल रहे हैं क्या? नोस्ट्रिल। ठीक है, इसको बोले हम लोग नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के बाद क्या है? नेजल कैविटी। तो नोस्ट्रिल ये ओपनिंग के बाद एक चैम्बर है, कैविटी है, तो उसको बोला नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद हमारा कंठ नीचे जो आया, जहां पे फूड और एयर, जहां से एयर फूड पैसेज और एयर पैसेज दोनों सेम ही होता है, तो वो हमारा फेरिंग्स हो गया। ठीक है, जो कंठ हमारा होता है ना, प्यास से कंठ सूख जाता है ना, तो वही कंठ, ये जो फेरिंग्स फेरिंग्स बोलेंगे। उसी के बाद फेरिंग्स से ही फूड पाइप जो ऑसोफेगस था, जो हमने डाइजेशन में पढ़ा था, वो इधर आ जाता है, स्टमक में चला जाता है नीचे। ये हमारा डोम शेप का यहाँ डायफ्राम होता है। ठीक है, ये लंग्स का यहाँ पे क्या होता है? डायफ्राम होता है, डोम शेप का डायफ्राम होता है। डायफ्राम होता है। तो ये जो डायफ्राम, ये डायफ्राम हो गया। डायफ्राम से नीचे मैंने बताया था एब्डोमेन कैविटी, डायफ्राम से ऊपर मैंने बताया था थोरेसिक कैविटी। तो जैसे ही, अच्छा यहाँ थे ना हम लोग, तो फेरिंग्स के पास, फेरिंग्स से वो जो एयर होता है वो चला जाता है ट्रेकिया में, लैरिंग्स में। लेकिन अगर फूड होता तो एपिग्लोटिस क्या करता? ओसोफेगस में होकर एब्डोमेन कैविटी, स्टमक में चला जाता। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात एयर का कर रहे हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो रिस्पायरेटरी में ये गया कहां पे? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से चला गया लैरिंग्स में। लैरिंग्स को हमने क्या बोला? वॉइस बॉक्स बोला, साउंड बॉक्स बोला। ठीक है, उसके बाद ये जो पाइप आपको दिख रहा है, जिसको आप विंड पाइप बोलते हो, ट्रेकिया, जिससे एयर लंग्स में जाता है, उसको बोलते हैं विंड पाइप। ठीक है, तो उसका जो मेन नाम है वो ट्रेकिया है, लेकिन आप विंड पाइप भी बुला सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेकिया होते हुए वो चला जाता है। ये जो आपको 2 पार्टीशन दिख रहा है ट्रेकिया का, इसको बोले ब्रोंकाई। ठीक है, और ये आगे जाके जो ब्रांचेस कर लेता है, यहाँ पे जाके जो ब्रांचेस कर रहा है, यहाँ पे जो ब्रांचेस कर रहा है, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसी को बोले एल्वोलाई। यहीं पे आप जो ब्रीथिंग किए, गैसियस एक्सचेंज लिए, गैसियस अंदर लिए, इनटेक किए, वो ब्लड में यहीं से एक्सचेंज होता है। तो आपने क्या किया? एयर को लिया, लंग्स में गया, लंग्स एयर जैसे गया, नोस्ट्रिल होते हुए नेजल पैसेज में, नेजल पैसेज से फेरिंग्स में, फेरिंग्स में लैरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में जाता है, उसका ट्रेकिया होते हुए कहां चला गया? ब्रोंकाई में पार्टीशन हो गया। ये उधर ब्रोंकाई से एक दूसरे लंग्स में और एक दूसरे लंग्स में, ये वाला इस लंग्स में, ये वाला कुछ एयर इस लंग्स में, कुछ एयर इस लंग्स में। ठीक है, अब यहाँ पे वो ब्रोंकाई हो गया, वो ब्रोंकाई आगे जाके पार्टीशन हुआ, ब्रोंकियोल्स हो गया, ये ब्रोंकियोल्स हो गया। ठीक है, ब्रोंकियोल्स के बाद आ जाता है एल्वोलाई। एल्वोलाई में क्या होगा? आपका ऑक्सीजन जो आप लिए वो ब्लड में जाके मिल जाएगा और हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेगा और पूरे बॉडी में आपको ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। तो ऑक्सीजन इधर से आ गया और हमारा डाइजेशन से ग्लूकोज आया था ना, एब्जॉर्प्शन जो हुआ था, एसिमिलेशन ऑफ फूड जो मैंने बताया था, तो एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, वहां से ग्लूकोज आ गया, यहां से ऑक्सीजन आ गया। तो दोनों के आने की वजह से क्या हो गया? आप दोनों आपस में कंबाइन करके आपको क्या? एरोबिक रिस्पिरेशन चला के एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल में जाके प्रोड्यूस होता है। आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं हम लोग। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ नोज हैज नोस्ट्रिल दैट लीड्स टू नेजल कैविटी। ठीक है, ये एक्सटर्नल पार्ट हो गया हमारा नोस्ट्रिल। In nasal cavity, hair, mucus gland are present and their function is clean, moisten, warm the air. आप देखिए, तो नेजल कैविटी के अंदर क्या है? हेयर प्रेजेंट है, नाक में हेयर प्रेजेंट है, बाल प्रेजेंट है ना, तो म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है। म्यूकस ग्लैंड क्या करता है? अंदर का जो नेजल चैम्बर को उसको क्या बना के रखता है? मॉइस्ट बना के रखता है। क्यों? ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल जाए, कुछ तो हेयर ट्रैप कर ले, बाकी वहीं पे फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको जो हमारा डस्ट आया था फिर हम उसको साफ करते हैं ना, निकालते हैं ना बाहर। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो हमारा डस्ट पार्टिकल हो गया। ठीक है, एंड देयर फंक्शन इज टू क्लीन, देखा, क्लीन, मॉइस्चर करना और वार्म करना। अगर ठंडी का टाइम है, आपने ठंडी ठंडी हवाएं गैसेस लिए हैं, तो उसको वार्म करेगा, गर्म करेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। द कैविटी एक्सटर्नल टू फेरिंग्स एयर
एंटर फ्रॉम फेरिंग्स टू विंड पाइप, जिसको ट्रेकिया बोल रहे हैं। ये वाली बात मैंने अभी बताई है, ठीक है। तो ट्रेकिया इज अ मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग। जो ये ट्रेकिया होता है ना, ये आपको दिख रहा है, ये कार्टिलेजियस रिंग है। ये क्या करता है, ये दो अगर एयर ना रहे, एयर के एब्सेंस में ये कोलैप्स ना कर जाए, चिपक ना जाए। अगर ऐसा चिपक गया तो एक्सचेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, तो डेथ हो जाएगी ना। इसीलिए यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग लगाया गया, जो इसको एक शेप प्रोवाइड किया हुआ है, एक ल्यूमेन बना हुआ है इसके बीच में। ल्यूमेन मतलब होता है फोल्डो। जैसे ये मार्क, ये कैप देख रहे हो, ये मार्कर का आप कैप देख रहे हो, तो बीच में जो कैविटी है उसको ल्यूमेन बोल रहे हैं। तो इस ट्रेकिया में भी एक ल्यूमेन बन गया, ठीक है। क्यों, किसके वजह से, कार्टिलेजिनस रिंग की वजह से। वो उसको कोलैप्स होने नहीं देगा, ठीक है। दैट प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रेकियल वॉल इन एब्सेंस ऑफ एयर। बताया मैंने अभी, वही बात लिखा हुआ, ठीक है। अब इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए, अच्छा एक छोटी सी चीज रह गई है, वो क्या कि ये जो आपको लंग्स दिख रहा है ना, ये जो लंग्स है, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है या प्रोटेक्टिंग लेयर होता है, ठीक है ना। प्रोटेक्टिंग लेयर होता है इसके ऊपर में, इधर भी होगा लंग्स के ऊपर से। शॉक एब्जॉर्बर रहता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है, चोट लगे तो उस पे लंग्स को अफेक्ट ना करे, उसको बोलते हैं। यहाँ जो एक मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं प्लूरा, या ऐसे प्लूरल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोले। तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में इसी तरह प्लूरल कैविटी होता है। अच्छा ये थोड़ा सा मतलब हायर चला जाता है, ठीक है ना, बता देता हूँ। प्लूरल कैविटी होता है, ये हमारा लंग्स हो गया इधर, ये इधर लंग्स हो गया। तो इसके ऊपर में जो आउटर इसका लेयर होता है, लंग्स का जो ये लेयर होता है, ऐसे दिखाता हूँ। जैसे ये लंग्स है, ये लंग्स है ना, तो इसके ऊपर में ये छोटा सा लेयर है, इसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोले। इसी प्लूरल मेम्ब्रेन में प्लूरल फ्लूइड होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर फ्लूइड है, ठीक है ना। यही चीज रहेगी, थोड़ा सा हायर चला जाता है, बस प्लूरल मेम्ब्रेन याद रखिएगा। वैसे एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, ठीक है, शायद आपकी बुक में दिया हो तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीजें रहेगी, ये जो आपको एल्वोलाई दिख रहा है ना, ये एल्वोलाई जो आपको दिख रहा है, तो ये एल्वोलाई में कैपिलरी बहुत ज्यादा होते हैं। कैपिलरी मतलब ब्लड का वेन जब है ना ब्रांच में चला जाता है, बहुत सारा ब्रांच में चला जाता है, ब्लड वेसल्स है ना ब्रांच में चले जाते हैं, ताकि यहाँ से गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो। तो कैपिलरी इसमें बहुत सारे, वो इसी को कैपिलरी बोला। ये ब्रांचेस जो है, ये जो छोटे छोटे ब्रांचेस में बढ़ गए, नेटवर्क लाइक फॉर्म में चला गया, तो उसको कैपिलरी बुलाते हैं। इसमें कैपिलरीज भी बहुत प्रेजेंट होते हैं, ताकि गैसेस आसानी से चेंज हो सके, ठीक है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में क्या है, इन चेस्ट thoracic cavity is present, that is a cage like structure present in chest form of। तो ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, केज लाइक स्ट्रक्चर, इसी केज लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, लंग्स है। तो ये केज जो है बोन का, ये क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ना। हार्ट भी इसी के अंदर होते हैं, थोरेसिक कैविटी भी होते हैं, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ये, ठीक है ना। अगर मान लो अगर ये ना होता, रिब ना होता, तो अगर हम सोते तो क्या ब्रीथिंग ले पाते, कर पाते, नहीं कर पाते, लंग्स कोलैप्स हो जाता। क्या हार्ट पंप कर पाता अपना, जितना जैसे वो पंप कर रहा है वो पंप कर पाता, नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि हम जिस तरह से सोते दब जाता। जिस तरह हम खाना खाने के बाद पेट के बल नहीं सो पाते, क्यों, वो दब जाएगा तो लगेगा आप खाना बाहर आ जाएगा। तो उसी तरह से अगर ये रिब के पास, लंग्स के पास ये प्रोटेक्टिव केज नहीं होता, तो क्या होता, ब्रीथिंग में काफी दिक्कत होता ही नहीं। दिक्कत क्या आती है, होता ही नहीं, हार्ट पंप करता ही नहीं। ये मेरा फिगर बहुत अच्छा नहीं बना है, ठीक है ना, टाइम ज्यादा लग रहा था इसलिए मैंने बना दिया ऐसे। तो
ये केज के बारे में बोल रहे थे, तो ये तो कौन कौन से मैकेनिज्म है जो स्ट्रक्चर है जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म में प्रेजेंट रहता है। रिब है, डायफ्राम है, बैकबोन है, एब्डोमिनल मसल्स है। एब्डोमिनल मसल्स मतलब इस डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन में जो कुछ मसल्स है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। फिर इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद अच्छे से और सारे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन सीख लेते हैं, ठीक है ना। चलो, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जब होगा तो क्या होगा, इंस्पायरेशन जब होगा तो रिब का क्या कंडीशन होगा, डायफ्राम का क्या कंडीशन होगा, एब्डोमेन मसल्स का क्या कंडीशन होगा। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, जब इंस्पायरेशन होता है जब इंस्पायरेशन होता है तो एटोमे आपका जो लंग्स है वो उनका लंग्स में जो आपका रिब है, बोन है, रिब केज है, ये आपका जो रिब है, ये आपका जो रिब है, ये रिब के बीच में कुछ मसल्स होते हैं, ठीक है ना। ये रिब के बीच में कुछ मसल्स होते हैं, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे ये मसल्स, ये रिब है, ये रिब है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट किया, वॉल्यूम बढ़ गया ना, देखो अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया ना। तब जब वॉल्यूम बढ़ता है कोई भी चीज का, जब कोई भी चीज का वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। नहीं आई बात समझ में। इसके अंदर जो प्रेशर होगा, जब ये वॉल्यूम बढ़ा तो ये प्रेशर क्या करेगा, ये प्रेशर घट जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। ये वॉल्यूम जैसे बढ़ रहा है तो ये प्रेशर क्या होगा, अंदर का घट जाएगा ना। तो जब प्रेशर घट जाएगा तो बाहर का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा अपने आप हो जाएगा। जब कोई चीज खुद ब खुद घट जाए, अंदर का प्रेशर खुद घट जाए तो ऑटोमेटिकली एयर अंदर घुस जाएगा। नहीं आई बात समझ में। अब कोई डब्बा ले लो, तो डब्बा अपना नॉर्मल शेप में कब रहता है, जब तक उसमें पूरा एयर ऑक्यूपाई रहता है। जब उसको दबाओगे आप तो एयर निकल जाता है, लेकिन उसको जब आप छोड़ोगे तो उसका इलास्टिसिटी अपनी जगह पे आ जाता है, उसको लेके तो एयर अपने आप घुस जाता है। तो डब्बा तो अपना शेप में खुद आ रहा था, हमने एयर प्रेशर बढ़ा के तो नहीं दिया ना, एयर तो अपना नॉर्मल केस में है। बोतल का डब्बा क्या करते हो आप, ये देख लो, मार्कर का इंक है। अब मैं इसको दबाऊंगा, ये मार्कर का इंक को मैं जैसे ही दबाऊंगा तो एयर निकल गया। लेकिन अब इसको मैं छोड़ दूंगा तो ये क्या उसी शेप में रहेगा, नहीं रहेगा, ये अपना शेप में वापस आ जाएगा। तो एयर खुद ब खुद अपने अंदर घुस गया। तो जैसे ही वॉल्यूम घटा, देखो वॉल्यूम घट रहा है, अंदर में प्रेशर बढ़ गया, अंदर में प्रेशर बढ़ा तो बाहर का जो प्रेशर था वो कम हो गया, तब ना यहाँ से एयर बाहर निकला। अगर बाहर का प्रेशर कम ना हो तो ये एयर बाहर निकल सकता है, नहीं निकल सकता। तो बाहर का प्रेशर क्या हो गया, अपने आप कम हो गया ऑटोमेटिकली। क्यों, क्योंकि अंदर का प्रेशर बढ़ा दिए हम, ठीक है। तो अंदर का प्रेशर जब हम बढ़ा दिए तो बाहर अपने आप निकल गया एयर। अब जब ये अपने आप नॉर्मल हो रहा है, ये अपना इसका इलास्टिसिटी इसको नॉर्मल कर रहा है, इसको जब नॉर्मल कर रहा है तो ये जैसे ही नॉर्मल हुआ तो इसका वॉल्यूम बढ़ा दिए हम। ये इलास्टिसिटी इसका नेचर था, तो ये वॉल्यूम अपना बढ़ा लिया। तो जैसे ही अपना वॉल्यूम बढ़ाया तो अंदर में वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटता है। जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है। तो जब प्रेशर घटा तो बाहर का प्रेशर इसके मुताबिक ज्यादा हो गया। अब ये क्या करेगा, अपने आप एंटर कर जाएगा बाहर से एयर। तो सेम केस हमारे लंग्स में होता है। तो हमारे लंग्स में क्या होता है, हमारे लंग्स में क्या होता है, हमारा जो ये रिब है ना, ये इसको दबाया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो वॉल्यूम घट जाएगा। ये जो वॉल्यूम होगा ये घट जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम घट जाएगा तो अंदर प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो अब ये कंटेनर में ये प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम जब घटेगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज्यादा होगा तो इन्वायरमेंट का बाहर का प्रेशर क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही प्रेशर इधर कम हो गया बाहर में, तो एयर मूवमेंट किधर अपना करेगा,
हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर जाएगा। तो सेम कंडीशन अपने रिब में होता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि अंदर में लंग्स कोलैप्स किया और अंदर में प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम घट गया, प्रेशर बढ़ गया। तो प्रेशर बढ़ गया तो बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर पहले से डाउन हो गया, अब ये बाहर निकल गया। अब ये वॉल्यूम बढ़ा दिए, ये अंदर से वॉल्यूम बढ़ गया, ये बढ़ गया, चेस्ट हमारा वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम जैसे ही अंदर में लंग्स के में हमारा वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा तो एयर अपने आप ऑटोमेटिकली घुस जाएगा अंदर, क्योंकि अंदर का प्रेशर डाउन हो गया बाहर के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में? तो जैसे ही क्या होगा, यहाँ ये अपना साइज इंक्रीज करेगा तो एयर अपने आप अंदर आ जाएगा। तो उस टाइम क्या हो रहा होगा, इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन में क्या होगा, आर पुल्ड फॉरवर्ड, रिब्स क्या होगा, रिब्स आर पुल्ड फॉरवर्ड। तो ये फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा और अपवर्ड की तरफ जाएगा। तो ये आगे की तरफ और ऊपर की तरफ जा रहा, आगे की तरफ और ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। चेस्ट निकला तो आगे की तरफ, आगे की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा, आगे की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा। तो ये हो गया इंस्पायरेशन। तो डायफ्राम का कंडीशन क्या होगा, बिकम फ्लैट। तो ये फ्लैट हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये फ्लैट हो जाएगा, इसको पुश करेगा डायफ्राम को। अब जो यहाँ पे डायफ्राम है, अब इसी केस में देखिए क्या हो गया, डायफ्राम बिकम फ्लैट हो जाएगा क्योंकि इसको पुश कर दिया। अब एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, इसके जो मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया, ठीक है। तो कहता है ड्यू टू साइज ऑफ कैविटी इंक्रीज, अगर कैविटी का साइज इंक्रीज करता है तो डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ एयर, एयर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। तो बट आउटसाइड प्रेशर ऑफ एयर इज हाई, तो बाहर का जो प्रेशर होगा वो हाई रहेगा। देयरफॉर एयर फ्रॉम द आउटसाइड मूव्स इनसाइड, तभी ना बाहर से एयर के अंदर की तरफ चला जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, आप साइकिल पे पंचर वाले पे देखते हो कि वो लोग का पास कंटेनर रहता है बड़ा सा हवा डालने के लिए साइकिल में, तो वो टंकी में हवा कैसे भरता है, कोई एक मशीन लगा के, वो मशीन से क्या हुआ, अंदर का जो क्या हुआ, अंदर का जो प्रेशर होगा वो कम कर देगा, तो बाहर से अपने आप अंदर घुस जाएगा हवा, या ठूस ठूस के उसमें भर रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? तो वही केस यहाँ हो रहा है। अब उसी में ड्यूरिंग एक्सपायरेशन में क्या होगा, रिब्स कम बैक टू देयर ओरिजिनल। तो ये जो रिब्स था, ये रिब्स था, वो क्या करेगा, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। डायफ्राम अगेन बिकम डोम शेप, तो ये डायफ्राम जो था डोम शेप में रहता, नॉर्मल कंडीशन में वापस डोम शेप में आ गया, ठीक है। एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे, तो एब्डोमिनल मसल्स क्या हुआ, रिलैक्स कर गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई ये बातें तो आप प्लीज वीडियो को थोड़ा सा बैक करके, रिवाइंड करके एक बार देखे, आ जाएगी समझ में। थोड़ा स्लो करके देखे, आ जाएगी समझ में, ठीक है। अब आगे देखते क्या, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। तो जैसे ही लंग्स के अंदर एयर इन किया, गैसियस इन किया, एल्वोलाई के अंदर गैसियस इन किया, तो होगा क्या, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, ये जो होता है बहुत ही थिन होता है यहाँ पे लेयर, और ये कैपिलरी प्रेजेंट होते हैं ताकि आसानी से एक्सचेंज हो जाए। तो यहाँ जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है तो वो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू ये गैसियस एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का एक पार्ट है डिफ्यूजन, ठीक है। तो जैसे ही एयर आया, हम लोग इनहेलेशन किए, इंस्पायरेशन किए, तो इंस्पायरेशन जैसे ही किए उसमें O2 का अमाउंट ज्यादा है, तो O2 का अमाउंट ज्यादा है, तो ये ब्लड जो क्या करेगा, ये O2, ये एल्वोलाई से O2 हीमोग्लोबिन बाइंड कर लेगा। तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, वो इस ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेगा, खींच लेगा, पकड़ लेगा ये इसके अंदर। और ये यहाँ जो हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड किया हुआ है, ये इसको छोड़ देगा। इसको छोड़ के यही हीमोग्लोबिन CO2 को छोड़ के O2 से बाइंड कर लेगा। O2 से जैसे ही बाइंड करेगा तो ऑक्सीजन ब्लड में आ गया। ऑक्सीजन जब ब्लड में आ गया हमारा, तब ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के वजह हो गया। अब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के लेके जाएगा बॉडी के सारे सेल के पास। तो मैंने ये एक एग्जाम्पल दिखाया, एक ही बॉडी सेल बनाई मैंने, ठीक है। तो बॉडी सेल के पास गया, तो जैसे ही बॉडी सेल के पास गया तो हीमोग्लोबिन क्या किया, इस ऑक्सीजन को यहाँ छोड़ दिया और यहाँ CO2 को पकड़ लिया। तो यही हीमोग्लोबिन क्या किया,
यही हीमोग्लोबिन क्या किया, अब क्या किससे बाइंड कर लिया, CO2 के साथ बाइंड कर लिया। तो सेल क्या किया, इस ऑक्सीजन को ले लिया, ऑक्सीजन को लेके एरोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीडेशन चला दिया, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन ले लिया ATP बनाने के लिए। तो ये ऑक्सीजन को ले लिया और CO2 को, ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर दिया CO2 में। तो वो CO2 जैसे ही इसमें ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन आएगा, तो CO2 पकड़ लेगा, सेल से हीमोग्लोबिन ब्लड में पकड़ लेगा। अब वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, वापिस घूम के आएगा लंग्स के पास। लंग्स के पास आया तो वापिस वो CO2 को यहाँ छोड़ दिया, ऑक्सीजन से बाइंड कर लिया। फिर ये हीमोग्लोबिन लेके जाएगा सेल के पास, ऑक्सीजन इसको दे दिया, यहाँ इसको ऑक्सीजन को छोड़ दिया और फिर CO2 को पकड़ लिया। फिर ये ऐसे ही मूवमेंट करता रहेगा। तो H2O भी रिस्पिरेशन में, एरोबिक रिस्पिरेशन में, सेलुलर रिस्पिरेशन में ये छोड़ा। और वो हम लोग वहाँ वेपर आता है ना, जब भी हम लोग ठंडी में कैसे हम लोग एक्सेलेशन करते हैं तो वेपर सा ड्रॉपलेट आता है, तो वही H2O है। ठीक है, तो ये हमारा सेलुलर रिस्पिरेशन था। एक चीज और है, जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड करता है, ठीक है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है तो उसमें क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, जब वही हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड करेगा तब बोलेंगे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो यहाँ कैसा हीमोग्लोबिन है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और यहाँ कैसा हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आई बात समझ में। The oxygen from the alveoli diffuse into blood of capillary as oxygen content is more in alveoli as compared to blood। ठीक है, तो अब ये हमारा यहाँ पे हमारा खत्म होता है रिस्पिरेशन एनिमल का। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे प्लांट के बारे में। ठीक है, प्लांट कैसे गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। आप बुक पढ़िए, आपको बुक में सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ मुझे लिख के बताने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। 1 घंटा का क्लास अगर लेना होता है तो मुझे 2 घंटा लग जाता है, 1 घंटा लिखने में, मिटाने में, और बाकी फिर 1 घंटा एक्सप्लेन करने में। ठीक है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप कम लिखूं और आप क्या करें, आपको समझाऊं ज्यादा और आप बुक पढ़ें। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी आप लेक्चर अटेंड करें। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूं। प्लांट में जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज भी डिफ्यूजन के ही प्रोसेस से होते हैं। जैसे हमें लंग्स में, जैसे एल्वेलाई से ब्लड वेसल्स में जा रहा था ना, हीमोग्लोबिन जब बाइंड कर रहा था तो वहां भी डिफ्यूजन ही हो रहा था, यहाँ भी डिफ्यूजन ही होगा। तो 3 तरीके से यहाँ गैसेस एक्सचेंज हो सकता है, एक स्टोमाटा से, एक न्यूमेटोफोर से, एक लेंटिसेल से। तो कैसे स्टोमाटा पहले देख लेते हैं। तो स्टोमाटा का जो मैंने पहले बता चुका हूँ, स्टोमाटा मैंने बता चुका हूँ पहले। तो स्टोमाटा क्या होता है, ये जो हो गया इस सेल को बोले गार्ड सेल। ये जो सेल हो गया इसको बोले गार्ड सेल। ठीक है, ये गार्ड सेल क्या करती है, स्टोमाटा का पोर जो है, स्टोमाटल पोर, ये स्टोमाटल पोर जब ओपनिंग होता है तो इससे CO2 गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन को ये लिबरेट करता है, CO2 को लेता है। लेकिन ऐसा कब होता है, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तब। लेकिन अगर इसको रिस्पायरेशन करना है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो इससे गैसियस एक्सचेंज करेंगे। वाटर का भी लॉस करता है, ठीक है, इससे वाटर वेपर के फॉर्म में, तो यहाँ से वो गैसियस एक्सचेंज कर लेंगे। तो एक ये प्रोसेस है। दूसरा है न्यूमेटोफोर। कुछ आपने देखा होगा, जो दलदली मार्सी एरिया है वहां पे कुछ रूट होते हैं। जैसे प्लांट है, ये प्लांट है, ये दलदली एरिया है, मार्सी एरिया है ये पूरा। तो इसका जो रूट है ना, ऐसे बाहर की तरफ निकला रहता है। तो ये बाहर, ये जो इसी रूट को बोलते हैं न्यूमेटोफोर रूट। ये प्लांट हो गया, तो ये पेड़ हो गया, इसका जो रूट होता है ना, तो ये रूट बाहर निकला रहता है, दलदल इलाके से ऐसे बाहर निकला रहता है थोड़ा। तो इससे वो क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। दूसरा क्या है, लेंटिसेल्स। तो ये प्लांट का जो स्टेम है, इसमें छोटे छोटे बार्क होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, इसी को बोलते हैं लेंटिसेल्स। तो इससे जब गैसियस एक्सचेंज करते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस से, तो वो
लेंटिल्स हो गया। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बुक पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। तो अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस। अच्छा, एक चीज और रह गया था उसमें, एक डिजीज रह गया था, डिसऑर्डर रह गया था रिस्पिरेशन में, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा डिजीज ऐसे होगा। एम्फाइसीमा डिजीज जो होता है ये होता है स्मोकिंग करने से। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, लंग्स का जो एल्वोलाई है ना, ये एल्वोलाई है ना, तो ये इस तरह से एल्वोलाई रहता है। इस तरह से एल्वोलाई रहता है। तो ये एल्वोलाई जो, ये इसको सेप्टा बोलते हैं, सेप्टा। ये जो सेप्टा है ना, ये सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है ताकि क्या हो सके, गैसेस एक्सचेंज हो सके। तो ये क्या होता है, स्मोकिंग करने से ये सेप्टा खत्म होने लगता है। तो अगर सेप्टा खत्म हो गया तो अब इतना एरिया में सरफेस एरिया घट गया। तो सरफेस एरिया जब घट गया, सरफेस एरिया जब घट गया तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन होगा ये ब्लड में जा सकता है, नहीं जा सकता, दिक्कत होगी जाने में, मतलब जा तो सकता है लेकिन बहुत कम जाएगा। तो इसी डिजीज को एम्फाइसीमा डिजीज बोल रहा है। इसलिए जो सेप्टा होता है लंग्स का वो मिट जाता है, खत्म होने लगता है। फोटोसिंथेसिस वर्सेस रिस्पिरेशन में क्या है, इट इज एनाबोलिक प्रोसेस। ठीक है, एनाबोलिक प्रोसेस में मतलब होता है सिंथेसिस प्रोसेस। सिंथेसिस मतलब किसी चीज का बनना। तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज, बहुत सारे CO2 से ग्लूकोज बना, तो छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बना, ये CO2, ये CO2, ये CO2। तो सिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, कुछ सिंथेसिस हो रहा है बड़ा मॉलिक्यूल। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इट इज अ कैटाबॉलिक। रिस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो ये एनाबॉलिक, इसमें सिंथेसिस हो रहा, बन रहा है, कैटाबॉलिक इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है। वही ग्लूकोज क्या हो रहा था, वही ग्लूकोज टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, वही ग्लूकोज बन रहा है, टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, एटीपी दे रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। बताया था ना एरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, तो वो कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया। तो जब ब्रेक डाउन होगा वो कैटाबॉलिक प्रोसेस कहलाएगा, जब सिंथेसिस होगा वो एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाएगा। मेटाबॉलिक प्रोसेस का ये दोनों पार्ट है। इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये लाइट एनर्जी को है ना केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट लिबरेट केमिकल एनर्जी दैट कैन बी यूज। ये बस केमिकल एनर्जी को लिबरेट करता है। इट अकर इन डे टाइम, ये डे टाइम में ही परफॉर्म करता है। ये क्या करेगा, ये ऑल टाइम में परफॉर्म करेगा, किसी भी टाइम में रिस्पिरेशन चलेगा जब एटीपी की जरूरत होगी। इट यूजेस CO2 गैस एंड लिबरेट O2। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करता है और ऑक्सीजन को लिबरेट करता है। लेकिन ये जस्ट उल्टा करता है, ये ऑक्सीजन को यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करता है। ठीक है, इट अकर ओनली इन सेल कंटेनिंग फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। तो इसमें जो इसके पास जो सेल होगा ये उसी टाइप का सेल में फोटोसिंथेसिस चलेगा जिसके पास फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, क्या नाम है उसका, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिसके पास होगा वो उसी में फोटोसिंथेसिस चल सकता है। लेकिन ये सारे सेल्स में रिस्पिरेशन चल सकते हैं। तो ये हमारा लाइफ प्रोसेस का हमारे रिस्पिरेशन टॉपिक था। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, देखते हैं क्या है, हार्ट है या फिर कौन सा टॉपिक लेके आता हूं मैं। अगले लेक्चर में आते हैं, फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो ये हमारा रिस्पिरेशन ब्रीथिंग चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। आप थोड़ा सा बुक पढ़ लेंगे, टॉपिक खत्म होने के बाद बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी सारी बातें, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और खाइए पिए, अपना ख्याल रखिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई।